हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से हमारे इस चैनल पर। और इस वाली वीडियो में हम लोग जो आपकी अरिहंत की नई वाली बुक नहीं आई है एनसीईआरटी नोट्स करके भारतीय अर्थव्यवस्था की, उसकी पहला पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है। और पूरी की पूरी पुस्तक, जितनी भी आपकी संपूर्ण पुस्तक आसान भाषा में, और जो इसमें टोटल आपके 12 चैप्टर हैं। अभी मैं विषय सूची भी दिखाऊंगा। उन 12 चैप्टर्स में आपका आज हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन, निर्धनता एवं बेरोजगारी, ग्रामीण एवं नगरीय विकास और कृषि। ये आपके 6 चैप्टर आज मैं कराऊंगा इस वीडियो में, और इसकी अगले वाले पार्ट में 6 चैप्टर होंगे। ठीक है। चलिए, अगर ज़्यादा हम लोग इतनी बर्बाद किए, शुरू करते हैं। और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के और वीडियो मैं बनाता रहूँ। देखिए, ये रही आपकी इस सब्जेक्ट की विषय सूची। पहला आपका देखिए अर्थव्यवस्था दिया है, इसके अंदर अर्थव्यवस्था परिचय दिया है, अर्थशास्त्र दिया है। इसी तरीके से आपके देखिए राष्ट्रीय आय है। फिर उसके बाद आपका आर्थिक नियोजन है, निर्धनता, बेरोजगारी, सारे के सारे चैप्टर्स एक एक करके देखिए। टोटल 12 चैप्टर्स हैं ना आपके यहाँ, 12 चैप्टर्स। इन सभी 12 चैप्टर्स को हम लोग एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हम लोगों का अर्थव्यवस्था। और इसके सोर्स क्या क्या है? जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी, और इसमें आपका सारा का सारा कवर कराया हुआ है, प्लस तमिलनाडु बोर्ड की सारी बुक, तमिलनाडु बोर्ड की। ठीक है। और एनआईओएस की जो ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके के सारे सोर्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, मैंने इसको पढ़ा है और इसीलिए आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ एवं व्यवस्था। अर्थ एवं व्यवस्था, इसमें अर्थ का तात्पर्य मुद्रा से है, व्यवस्था का तात्पर्य एक स्थापित कार्य प्रणाली से है। अर्थव्यवस्था का संबंध किसी भी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों से है। किसी भी समाज में व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन्हीं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्थागत प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर अगला हम लोगों का पॉइंट दिया अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकारों का वर्णन निम्नलिखित है। देखिए, अर्थव्यवस्था प्रकार है नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर, वैश्विक संबंधों के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर कैसी कैसी अर्थव्यवस्था होती है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर कैसी होती है? विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंधों के आधार पर कैसी होती है? खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है। फिर आपका देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले आपका नियंत्रण के आधार पर, यहाँ पे दिया हुआ नियंत्रण के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है, ये आपकी निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। सामाजिक अर्थव्यवस्था, जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है वो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक व गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था में राज्य की केंद्रीय भूमिका होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, इस अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों, उसके वितरण तथा विनिमय पर निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। इसमें आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। फिर आपकी नियंत्रण के आधार पर तीसरी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रित रूप पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण उद्यम सरकार के स्वामित्व में होते हैं, जबकि अन्य उद्यमों में को निजी क्षेत्र के स्वामित्व में रखा जाता है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मूल्य निर्धारण बाजार तथा बाजार की गतिविधियों द्वारा नियंत्रित होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को महत्व दिया गया है। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता यह होती है कि इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्यम एक साथ सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के स्वामित्व में है। उदाहरण के रूप में भारत में लौह इस्पात संयंत्र सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में विद्यमान है। फिर देखिए, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अविकसित अर्थव्यवस्था यानी कि अनडेवलप्ड इकोनॉमी। एक अविकसित देश वह है जहाँ निम्न प्रति व्यक्ति आय, उपभोग का निम्न स्तर, निर्बल स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन का निम्न स्तर विद्यमान हो। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सबसे कम मानव विकास सूचकांक तथा निम्नतम सामाजिक आर्थिक विकास वाले सभी देश अविकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, नाइजर, चाड, दक्षिणी सूडान, माली इत्यादि। फिर देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था। इसमें वे देश शामिल हैं जहां औद्योगिकीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा मानव विकास सूचकांक में अपेक्षाकृत कम प्रगति मापन है। तुलनात्मक दृष्टि से ऐसे देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है।
इस अर्थव्यवस्था में शामिल देश विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उदाहरण के लिए चीन और भारत। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित देश जैसे कि देश होते हैं जहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है और देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी विकास होता है, लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है और देश की आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया। ठीक है, फिर देखिए अगला हम लोगों का किस तरीके से वर्गीकृत किया गया था, वैश्विक संबंधों के आधार पर। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था जो कि बाह्य अर्थव्यवस्था से किसी प्रकार की आर्थिक संबंध नहीं रखती तथा जहाँ आयात निर्यात की गतिविधियाँ शून्य होती हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। एक बंद अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है और 1991 से पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी इंडियन इकोनॉमी, वो भी एक बंद अर्थव्यवस्था थी। फिर देखिए खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। इस अर्थव्यवस्था में आयात एवं निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है तथा उदारवादी एवं निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव अधिक होता है। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया इत्यादि देशों की अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग यानी कि कंजम्पशन और पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन बाह्य लेन देन से प्रभावित होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संकेतकों के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था यूएसए व चीन के बाद विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी मॉडल के आधार पर जो हमारा देश है इंडिया, वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन यानी कि संस्था अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा विदेशी निवेश प्राप्त करता है। भारत को वित्तीय वर्ष 2022-23 में $70.97 बिलियन का निवेश प्राप्त हुआ है। $70.97 बिलियन का निवेश प्राप्त हुआ है, जो कि वर्ष 2022 में $49 बिलियन की तुलना में $20 बिलियन अधिक है। फिर आ जाइए इस साइड, थोड़ा आप लोग पिक्सल्स को बढ़ा लीजिएगा, 360 पे कर लीजिएगा तो आपको पूरा फुल दिखेगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है क्योंकि यह एक ग्रीक भाषा के ओकियोनॉमिक्स शब्द से उत्पन्न हुआ है, जहाँ ओकियो का अर्थ है हाउस और निमिन का अर्थ है प्रबंध करना। अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र ऐसे विषय का अध्ययन है जिसमें मनुष्य अपने सीमित स्रोतों से चुनाव के द्वारा धन का विभाजन करके अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करके संतुष्टि प्राप्त करता है। अर्थव्यवस्था की क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रिया जिसमें व्यक्ति का उद्देश्य धन की प्राप्ति होता है तथा व्यक्ति उन क्रियाओं में संलग्न रहता है जिससे उसकी आय में वृद्धि हो, आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे चिकित्सक के द्वारा चिकित्सा कार्य, शिक्षक के द्वारा अध्यापन का कार्य और व्यापारी के द्वारा वाणिज्य कार्य आदि। अनार्थिक क्रियाएं यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी क्रियाएं जिसमें धन प्राप्त करने का उद्देश्य शामिल नहीं होता है, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इनमें सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाएं शामिल हैं। आप पूजा पाठ करते हैं या कोई किसी का भला करते हैं तो उसमें आप अनार्थिक क्रियाएं करते हैं, यानी उससे आपको आर्थिक लाभ नहीं होता है। फिर देखिए अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, पहला आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा आपका समष्टि अर्थशास्त्र। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्ति की इकाइयों जैसे कि परिवार, फर्म, उद्योग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि विश्लेषण, माइक्रो एनालिसिस या मूल्य सिद्धांत यानी कि वैल्यू थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें मांग, उत्पादन तथा कीमत निर्धारण से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य बाजार में मांग एवं पूर्ति की व्यवस्था को बनाए रखना तथा उपभोग और मांग के अन्य तत्वों की पहचान करना है। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्निर्भरता यानी कि इंटरडिपेंडेंसी का अध्ययन भी किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, बचत, व्यापार, कुल निर्यात, रोजगार तथा समग्र कीमत स्तर इत्यादि की व्याख्या तथा उनके लक्ष्यों के निर्धारण और प्राप्ति की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र की एक पृथक शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, जॉन मेनार्ड किन्स को, यानी इनको जेएम किन्स भी कहा जाता है, जेएम किन्स। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में इसे सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किया। फिर देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र।
अर्थशास्त्र में लोग विभिन्न गतिविधियों में कार्यरत रहते हैं। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं तथा कुछ अन्य गतिविधियों से सेवाओं का सृजन होता है। इन गतिविधियों को समझने के लिए इन्हें समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इन समूहों को क्षेत्र कहते हैं। यह निम्न प्रकार से वर्गीकृत हैं, यह क्षेत्र निम्न प्रकार से वर्गीकृत हैं। पहला आपका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तु को उत्पादित किया जाता है। अतः प्राथमिक क्षेत्र उन सभी उत्पादों का आधार है जिसे हम निर्मित करते हैं। हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र की देश में कुल सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कितनी थी? 21.82% है। फिर देखिए द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में उन गतिविधियों को स्थान दिया जाता है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, के द्वारा अन्य उत्पादों में बदला जाता है यानी परिवर्तित किया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन प्रत्यक्ष प्रकृति से नहीं होता है बल्कि वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया किसी कारखाने, कार्यशाला या घर में हो सकती है। उदाहरण के स्वरूप कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग सूत काटने और कपड़ा बुनने में किया जाता है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के संवर्धित उद्योगों से जुड़ा है, जिसके कारण इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र की देश की सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2022-23 में कितनी थी? 24.29%। प्राइमरी सेक्टर की कितनी थी? 21.82%। तृतीय क्षेत्र, अब आइए हम लोग तृतीय क्षेत्र की तरफ देखते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत यानी टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान करती हैं। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि ये उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करती हैं। इनमें परिवहन एवं संचार की व्यवस्था शामिल है। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन करती हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी यानी कि सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी सेवाओं को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती किंतु उन्हें आवश्यक माना जाता है। फिर देखिए आइए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत संचार, परिवहन, बीमा, निगम, बैंकिंग, शिक्षा इत्यादि आते हैं। तृतीय क्षेत्र की देश की सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2022-23 में कितनी थी? 53.33%। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र के रूप में किसको जाना जाता है? इस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा या सूचना प्रौद्योगिकी। पंचम क्षेत्र क्या होता है? यानी क्वीनरी सेक्टर। इस अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को शामिल किया जाता है, जैसे सरकार हो गई, विश्वविद्यालय हो गया, मीडिया हो गया, विज्ञान हो गया, गैर लाभकारी संस्थान हो गए, इन सबको शामिल किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। परंपरागत विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कृषि की प्रधानता। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश अधिक है। देश की 45% कार्यशील जनसंख्या कृषि पर आधारित है तथा सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 18% है। भारत के निर्यात व्यापार में कृषि का योगदान 13.3% है। कृषि के साथ अन्य क्षेत्रों का विकास तेजी से हो रहा है, फिर भी कृषि भारत में रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है। हम सब लोग सभी जानते हैं, सभी अपने अपने खेतों में काम करते हैं, कभी न कभी जो गांव से होंगे वो जानते ही होंगे। प्रति व्यक्ति निम्न आय। भारत में प्रति व्यक्ति निम्न आय का स्तर विकास में बाधक है। भारत की तीव्र जनसंख्या वृद्धि से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर के कारण ही निर्धनता का विस्तार हुआ है। फिर देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 67% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण जनसंख्या का यह स्तर अत्यधिक है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निम्न होता है। शहरों के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी विकास का अवसर मिलता है। जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जिसको इंग्लिश में कहा जाता है का तीव्र अनुपात भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को कमजोर बनाता है तथा वर्ष 2001 से लेकर 11 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 17.64% रही। तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर के कारण उपलब्ध संसाधनों पर दबाव बढ़ा है और सीमित संसाधनों के कारण कुछ लोगों तक संसाधनों की पहुंच हुई है, जिससे सामाजिक आर्थिक समानता बढ़ी है। देश में आप लोग देख ही रहे हैं, अमीर अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब बनते जा रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। फिर देखिए बेरोजगारी।
भारत में मानव श्रम की उपलब्धता अधिक है, जबकि इसके अनुपात में उत्पादक कार्यों की कमी है। ऐसी अवस्था में सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था करना कठिन है। कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों के कार्यरत होने से उत्पादकता प्रभावित हुई है। भारत में कृषि के क्षेत्र में मानव संसाधन आवश्यकता से अधिक संलग्न है, जिसको हम लोग छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी बेरोजगारी, अभी आगे चल के हम जब बेरोजगारी वाला चैप्टर पढ़ा जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट वाला, तो वहाँ पे हम लोग देखा जाएगा। फिर देखिए, आय वितरण में असमानता। भारत में आय तथा संपत्ति के वितरण में अत्यधिक असमानता है। इस असमानता के कारण गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। विकसित देशों में कराधान की प्रगामी प्रणाली यानी प्रोग्रेसिव सिस्टम के कारण आय वितरण में अधिक असमानता नहीं है। जो विकसित देश हैं वहाँ पे ज़्यादा असमानता नहीं है, जबकि जो विकासशील देश हैं जैसे भारत, वहाँ पे असमानता ज़्यादा है। यही कहने का मतलब है। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा रोजगार के समान अवसरों के कारण ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक समानताएं कम हैं। नवीन विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है नवीन वाली? ये है आपकी नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत योजना आयोग की स्थापना तथा पंचवर्षीय योजना के स्तर पर हुई, यानी कि 5 ईयर प्लान। वर्ष 1951 से लेकर 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं को संचालित किया गया है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का नाम बदल दिया गया और उसको नीति आयोग कर दिया गया। वर्तमान में यह संस्था नियोजन के लिए उत्तरदायी है। इसके माध्यम से अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजनाओं की दिशा प्रदान की जा रही है। उद्योगों का विकास। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना के द्वारा उद्योगों के विकास का निरंतर प्रयास किया गया। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए लागू की गई नई आर्थिक नीति के साथ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इससे भारत में औद्योगिक विकास को गति मिली है। आर्थिक विकास क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। सामान्यतः किसी क्षेत्र विशेष, देश अथवा व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है। इसमें मौद्रिक आय के कारण होने वाली वृद्धि के साथ साथ शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक परिस्थितियों में सुधार को शामिल किया जाता है। नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को शामिल किया जाता है जिनका लक्ष्य किसी जन समुदाय की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में सुधार करना होता है। फिर देखिए, आर्थिक विकास के संदर्भ में विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, परंतु इस संदर्भ में जी.एम. मायर द्वारा प्रस्तुत परिभाषा को व्यापक स्वीकृति मिली है। इस परिभाषा के अनुसार आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है, परंतु इससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों तथा आय के वितरण की असमानता नहीं बढ़नी चाहिए। अगला पॉइंट क्या दिया है? सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। आर्थिक विकास के संकेतक। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा किसी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता को अधिक व्यापक माप प्रदान करने के लिए वैकल्पिक संकेतक विकसित किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। मानव विकास सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र देखिए जो संकेतक हैं वो अलग अलग। पहला संकेतक क्या दिया हुआ? मानव विकास सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको कहा जाता है, एक सांख्यिकी उपकरण है जिसका प्रयोग किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धियों को मापने के लिए किया जाता है। किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयाम लोगों के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा प्राप्ति के स्तर और उनके जीवन स्तर पर आधारित होते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख संकेतक हैं, इंडिकेटर्स हैं, यानी कि स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा नापी जाती है एसडीआई जब की जाती है, स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित वर्ष और शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत, और जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। एसडीआई में ये 3 मापक इस्तेमाल होते हैं, 3 इंडिकेटर, ठीक है। फिर एक और इंडिकेटर है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास यानी ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये आपका फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम्स में जो आरओ के एग्ज़ाम हैं उनमें पूछ देता है। यह सूचकांक इस विचार पर आधारित है कि गरीबी एक आयाम नहीं है। यह सूचकांक 3 आयामों और 10 संकेतकों का उपयोग करता है। आयाम कौन कौन से हैं? शिक्षा के अंतर्गत स्कूली शिक्षा और बच्चों के नामांकन के वर्ष को शामिल किया जाता है। फिर दूसरा आयाम है स्वास्थ्य के अंतर्गत बाल मृत्यु दर को शामिल किया जाता है और पोषण को शामिल किया जाता है। फिर तीसरा आयाम है जीवन स्तर में क्या क्या शामिल किया जाता है? बिजली को शामिल किया जाता है, पीने का पानी, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन, संपत्ति और सामाजिक सुरक्षा। कुल 3 आयाम और 10 संकेतक हैं, ठीक है।
यदि कोई व्यक्ति भारित संकेतकों के 1/3 से अधिक संकेतकों से वंचित रहने पर बहुआयामी गरीबी का शिकार माना जाता है, तो आधे या आधे से अधिक भारित संकेतकों से वंचित व्यक्ति अत्यधिक बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त माना जाता है। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब है कि इनमें जो संकेतक है उनमें से 1/3 में अगर जो व्यक्ति 1/3 ज़रूरत भी नहीं पूरा कर पा रहा है तो एकदम ही बहुत बुरा तरीका से गरीब है। फिर देखिए वैश्विक खुशहाली सूचकांक। इस सूचकांक को यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि प्रति व्यक्ति आय नहीं बल्कि स्वास्थ्य व खुशहाल जीवन को आर्थिक विकास का मापक माना जाना चाहिए। इस सूचकांक का उद्देश्य यह बताना नहीं है कि विश्व में सबसे खुशी वाला देश कौन है, बल्कि उस पर सापेक्षिक कुशलता यानी कि रिलेटिविटी स्किल को प्रदर्शित करता है, जिससे कोई देश पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने नागरिकों के जीवन को खुशहाल बनाने में करता है। इस सूचकांक का आधार क्या क्या है? इस सूचकांक का आधार है सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की स्थिति। फिर चौथा सूचकांक देख लीजिए हम लोग का क्या है, लैंगिक असमानता सूचकांक। विश्व आर्थिक मंच द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी को मापा जाता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, शैक्षणिक उपलब्धियां यानी कि एजुकेशनल अटाइनमेंट, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, हेल्थ एंड सर्वाइवल, राजनीतिक सशक्तिकरण यानी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। फिर देखिए 5वां सूचकांक क्या है? 5वां सूचकांक है हम लोगों का वैश्विक भूख सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसको कहा जाता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हिल्फ के द्वारा संयुक्त रूप से वार्षिक स्तर पर प्रकाशित किया जाता है। इसे वर्ष 2006 से प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी गणना 4 संकेतकों के आधार पर करी जाती है। अल्प पोषण, बच्चों में नाटापन, बच्चों में कम वजन और बाल मृत्यु दर। इस सूचकांक के प्रकाशन का उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और उसे ज्ञात करना है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 0 से 100 के बीच अंक देकर देशों की स्थिति को सुनिश्चित किया जाता है। यह शून्य भूखमरी से अत्यधिक भूखमरी तक की गणना का मापन करता है। फिर देखिए आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि किसको कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ को कहा जाता है। इसका तात्पर्य प्रति व्यक्ति वास्तविक आय यानी कि पर कैपिटा इनकम तथा शुद्ध भौतिकी उत्पाद नेट फिजिकल प्रोडक्ट से में वृद्धि से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होती है। फिर आगे देखिए लिखा है कि 1970 के दशक में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को एक ही माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इनमें अंतर किया जाता है, अर्थात आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। वास्तव में आर्थिक समृद्धि से आशय सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट में निरंतर होने वाली वृद्धि से है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर जो है वो आर्थिक समृद्धि दर कहलाती है। इसको राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर भी कहा जाता है। फिर देखिए सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्जाम्स में आपके स्टेटमेंट के रूप में दे दिए जाते हैं। ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में जून 2012 में सतत विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो 20 में द फ्यूचर वी वांट नामक दस्तावेज जारी किया गया। इस दस्तावेज के द्वारा अधिदेशित मैंडेट यानी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में 30 सदस्यीय कार्यदल ने जुलाई 2014 में 17 सदस्यीय विकास लक्ष्य जारी किए जो वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। इन लक्ष्यों में व्यापक स्तर पर संपोषणी विकास के मुद्दे शामिल किए गए हैं। वर्ष 2015 में इन लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र के विकास एजेंडा में शामिल किया गया और ये 17 विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं वो तो निम्नलिखित है और इनको क्रम के अनुसार याद रखना जरूरी होता है। कई बार क्रम से पूछ लेता है तो शुरुआत के आप लोग 5 और लास्ट के आपके लोग 5 जरूर याद रखिएगा। देखिए पहला सतत एसडीजी इंडेक्स क्या है, सतत विकास लक्ष्य क्या है? गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना। दूसरा क्या है? भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, पोषण में सुधार लाना और संपोषणी कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तीसरा क्या है? स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और प्रत्येक आयु में सभी के लिए तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना, बिल्ड गुड हेल्थ फॉर ऑल। समावेशी और चौथा क्या है? समावेशी और साम्यपूर्ण स्तरीय शिक्षा को सुनिश्चित करना, सबके लिए आजीवन पठन पाठन के अवसरों को बढ़ाना, लिंग संबंधी समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना, सबके लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और अस्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना, सबके लिए वहनीय, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। फिर उसके बाद आपका 8वां है सबके लिए स्थायी, समावेशी और सतत आर्थिक विकास यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ
पूर्ण एवं लाभकारी तथा उचित रोजगार को बढ़ावा देना। फिर उसके बाद 9वां है आपका समुत्थानशील अवसंरचना यानी कि रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित करना, समावेशी और संपोषणीय औद्योगिकरण को बढ़ावा देना तथा नवोन्मेष यानी कि इनोवेशन को प्रोत्साहित करना। फिर 10वां है आपका देशों के अंदर और आपस में असमानता को कम करना। 11वां है शहरों और मानव बस्तियों की समावेशी, सुरक्षित और संपोषणीय बनाना। फिर देखिए आपका 12वां क्या है लक्ष्य, संपोषणीय खपत यानी सस्टेनेबल कंजप्शन और उत्पादन प्रतिरूप सुनिश्चित करना। फिर आपका 13वां है जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों का सामना करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14वां है सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना, संपोषणीय तरीके से उपयोग करना। 15वां है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण एवं पुनरुद्धार करना, उनके संपोषणीय उपयोग को बढ़ावा देना, संपोषणीय विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी सोसाइटियों का संवर्धन करना, सबके लिए। फिर आपका सबसे अंतिम में हम लोगों का कौन सा 17वां, सबके लिए न्याय सुलभ करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेही और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। अगला हम लोगों का हेडिंग दिया हुआ है इस बुक में कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों देशों ने एक ही प्रकार से अपनी विकास नीति तैयार की थी। भारत ने वर्ष 1951 और 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की, वहीं पाकिस्तान ने वर्ष 1956 में तथा चीन ने 1953 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। चीन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों, उद्यमों और भूमि को सरकारी नियंत्रण में लाया गया। वर्ष 1958 में चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना माओ जेडोंग के द्वारा किया गया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। इसके द्वारा लोगों को घर के पीछे उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और हम लोगों के यहाँ अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किए गए। इस पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। वर्ष 1996 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया। देखिए यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये 1996 नहीं है, 1956 है, 1956 होना चाहिए, 1996 नहीं, गलत दिया है। 1956 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का यानी कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू किया। पाकिस्तान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के सह अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अनुसरण किया जाता है। पाकिस्तान ने 1970 और 1980 के दशक के अंत में अपनी नीति बदल दी और राष्ट्रीयकरण पर अधिक बल नहीं दिया। 1970 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ। वर्तमान समय में सभी देशों में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे भारत देश में भी सेम यही चीज़ें की जा रही हैं। अब देखिए अतिरिक्त तथ्य भी इस बुक में दिया हुआ है। हर चैप्टर के अंतिम में आपको अतिरिक्त तथ्य मिल जाएंगे। अतिरिक्त तथ्य में आपका तमिलनाडु बोर्ड और एनआईओ इसको प्रीफर किया गया। अर्थशास्त्र, वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है क्योंकि यह तथ्यों और सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित होता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध क्या से होता है, क्योंकि इसमें आर्थिक तथ्यों का विश्लेषण सांख्यिकी आंकड़ों से होता है। आदर्श अर्थशास्त्र के अंतर्गत मूल्यगत नीति निर्णय लेने वाली सभी बातें सम्मिलित होती हैं। इसमें समाज के लिए नीति निर्धारण संबंधी बातें महत्वपूर्ण हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, अध्ययन के पैमाने से अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहारों का, जबकि समष्टिक अर्थशास्त्र में समुच्चयों का अध्ययन होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत चीज़ों का अध्ययन होता है और समष्टि में आपका सभी लोगों को मिला के समुच्चय बना के अध्ययन होता है। अध्ययन के क्षेत्र में अंतर, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आय, रोजगार और समृद्धि के अध्ययन से है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अनुकूलतम संसाधन यानी कि अनुकूलतम जो साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं से है। दोनों की कीमतों और आय अवधारणाओं के महत्व में अंतर, अध्ययन की विधि में अंतर और विश्लेषण तथ्यों में अंतर होता है। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है। अगला हम लोगों का टॉपिक है, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, जिनके व्यवहारिक पक्ष का संबंध अर्थशास्त्र और वाणिज्य से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण के क्षेत्र कृषि, श्रम, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उपभोग, तुलनात्मक अर्थशास्त्र, क्षेत्रीय लोकवित्त अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक नीतियों और कार्यान्वयन, आर्थिक विकास का अध्ययन, कल्याण अर्थशास्त्र, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन का अध्ययन आदि शामिल होता है। सार्वजनिक वस्तुएं क्या कहलाती हैं? वे वस्तुएं जो सभी व्यक्तियों के उपभोग हेतु निःशुल्क उपलब्ध होती हैं, उनको सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। ये अप्रतिस्पर्धी होती हैं, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे की संतुष्टि में कमी किए बिना अपनी संतुष्टि में वृद्धि कर सकता है। तथा सार्वजनिक वस्तुएं अव्रज्य होती हैं, अर्थात किसी को इन वस्तुओं का लाभ उठाने से वर्जित करने का कोई संभव तरीका नहीं है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून
कानून सभी के लिए समान है और राष्ट्रीय सुरक्षा सभी के लिए उपलब्ध होती है। फिर देखिए निजी वस्तुएं क्या क्या होती हैं। इन वस्तुओं का उपभोग निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। ये वस्तुएं भुगतान के बाद प्राप्त होती हैं। ये उपभोक्ताओं के मध्य प्रतिस्पर्धी और वृज्य होती हैं, जैसे भोजन और पेय पदार्थ, ये निजी वस्तुओं में आती हैं। एंजेल का उपभोग नियम परिवार की आय और उपभोग व्यय के बीच संबंधों का एक आर्थिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार आय में वृद्धि होने पर भोजन पर होने वाले व्यय अनुपात में कमी होगी, मकान एवं रस्तों पर व्यय स्थिर रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर व्यय में वृद्धि होगी। यानी जैसे जैसे आय में वृद्धि होगा वैसे वैसे आपका मकान और रस्तों पर जो व्यय है वो तो स्थिर रहेगा, मगर शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के साधन बढ़ जाते हैं। पहले आप मोबाइल चलाते हैं, जब पैसा और बढ़ता है टैबलेट ले लेते हैं, और पैसा बढ़ता है तो लैपटॉप ले लेते हैं, और पैसा बढ़ता है तो प्रोजेक्टर ले लेते हैं। इसी तरीके से हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर का क्या हेडिंग है? राष्ट्रीय आय। और इनमें एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर को शामिल किया गया है? इसमें आपका एनसीईआरटी क्लास 10th में जो दिया हुआ विकास स्वतंत्रता के पूर्व, यहाँ पे आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर को शामिल किया गया। और न केवल एनसीईआरटी बल्कि तमिलनाडु बोर्ड के कंटेंट को भी शामिल किया गया है। और एनआईओएस यानी कि जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उसके कंटेंट को भी शामिल किया गया है। बहुत ही बेहतरीन बुक है ये। देखिए राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके अंतर्गत विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी सम्मिलित होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रारंभ भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रारंभ, ये हमारा अगला हेडिंग है, ठीक है। और इसमें क्या क्या दिया गया, इसमें कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं? राष्ट्रीय आय की गणना करने का सर्वप्रथम प्रयास 1868 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। इन्होंने उस टाइम क्या अनुमान लगाया था कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये है, ठीक है, जिसमें इन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। 1925 से 1929 में डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव के द्वारा एक और प्रयास किया गया और इन्होंने 76 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। फिर 1931 में डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव ने दोबारा अनुमान लगाया। उसमें उन्होंने क्या बताया? सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया। डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है। स्वतंत्रता पूर्व काल में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव का अनुमान सर्वाधिक विश्वसनीय है। राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इकोनॉमिक कमेटी जिसको कहा जाता है, तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव की पद्धति को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया। भारत सरकार ने डॉक्टर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति करी थी। इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 1951 में और अंतिम रिपोर्ट 1954 में दी। इस समिति ने क्या बताया था कि 8,650 रुपये राष्ट्रीय आय तथा 246 रुपये 50 पैसे प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। कब लगाया था? 1954 में, जब देश में हमारा आज़ाद हो चुका था। उसके बाद राष्ट्रीय आय और उसके लेखन में उपयोगी शब्द, अंतिम वस्तुएं यानी कि फाइनल गुड्स, ऐसी वस्तुएं जो अंतिम उपयोग के लिए हैं तथा उत्पादन या परिवर्तन के किसी भी चरण से नहीं गुजरेंगी, अंतिम उपयोग की वस्तुएं कहलाती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स किसको कहते हैं? कुछ वस्तुओं का उपयोग अन्य उत्पादकों के द्वारा सामग्री इनपुट के रूप में किया जाता है, जिन्हें मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। इनका उपयोग अधिकांश कच्चे माल के उत्पादन के इनपुट के रूप में किया जाता है। मूल्य ह्रास यानी कि इंग्लिश में डिप्रिसिएशन को कहा जाता है। इसमें क्या बताया जाता है? यह दर्शाता है कि किसी संपत्ति के मूल्य का कितना उपयोग किया गया है। मूल्य ह्रास प्राय पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, यह वास्तविक लेन देन मूल्य को संदर्भित करता है। बाजार मूल्य में उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, सीमा शुल्क तथा सरकारी सब्सिडी जैसे अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित होते हैं। साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट, इसका अर्थ किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपयोग या उपभोग किए गए उत्पादन के सभी कारकों की कुल लागत से लगाया जाता है। इसमें सरकारी अनुदान और सब्सिडी शामिल है। ये साधन लागत होती है। फिर आपका क्रय शक्ति क्षमता, ये इसके अंदर क्या होती है? परचेजिंग पावर पैरिटी, यह वह दर है जिस पर प्रत्येक देश में समान मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। आधार वर्ष
वह वर्ष जिसके विरुद्ध किसी सूचकांक का प्रदर्शन मापा जाता है वो आधार वर्ष कहलाता है। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट, इस दर का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक प्रोफेसर राजकृष्ण थे। वर्ष 1991 में अपनाई गई इस उदारीकरण की नीति के पश्चात भारत इस वृद्धि दर से बाहर निकलने में सफल रहा। राष्ट्रीय आय लेखांकन, राष्ट्रीय आय लेखांकन नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्राय उत्पादन, उपभोग एवं वितरण से संबंधित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करता है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में मूलतः दो अवधारणाएं, राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेशनल प्रोडक्ट तथा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आधार बनाया जाता है। राष्ट्रीय आय से संबंधित मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जिसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी लिखा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी प्राय एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस में सभी निवासियों तथा गैर निवासियों के द्वारा नए उत्पादन को शामिल किया जाता है। इसमें अतिरिक्त उत्पादन का स्वामित्व या तो स्थानीय कंपनियों द्वारा या किसी विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के द्वारा किया जाता है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन निम्न सूत्र के द्वारा किया जाता है। जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट इज इक्वल टू C+I+G+X-M। यहाँ पे C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है उपभोग परिव्यय, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। I का मतलब होता है आपका, I का मतलब इन्वेस्टमेंट, और G का मतलब होता है गवर्नमेंट कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि सरकारी परिव्यय। X का मतलब निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, और M का मतलब इंपोर्ट यानी कि आयात। फिर देखिए साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट, इसको इस तरीके से लिखा जाता है जीडीपी एट FC फैक्टर कोस्ट। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाने पर प्राप्त होती है। बाजार कीमतें वे कीमतें होती हैं जो उपभोक्ता के द्वारा दी जाती हैं। बाजार कीमतों में उत्पाद करों तथा उपदानों को शामिल किया जाता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में फर्मों के द्वारा किए गए उत्पादन के मौद्रिक मूल्य की माप है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन निम्न सूत्र के द्वारा किया जाता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसको जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से घटा देंगे तो हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एनडीपी एट मार्केट प्राइस में नीति निर्धारकों को यह ज्ञात होता है कि चालू जीडीपी को बनाए रखने के लिए देश को कितना व्यय करना पड़ेगा। यदि मूल्य ह्रास के कारण हुई पूंजी स्टॉक की हानि को विस्थापित नहीं किया जाता तो सकल घरेलू उत्पाद घटेगा। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का आकलन निम्न सूत्र के द्वारा किया जाता है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेशिएशन। देखिए एक आपको यहाँ पे मैं ट्रिक बता देता हूँ। एनडीपी जब आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है ना, एनडीपी, तो आप लोगों को डिप्रेशिएशन यानी कि जो घटाव है उसको डिप्रेशिएशन को माइनस करना होगा, ठीक है। जीडीपी में से डिप्रेशिएशन मूल्य ह्रास को आप लोग घटा देंगे, एनडीपी मिल जाएगा। फिर देखिए बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एट मार्केट प्राइस। एक देश के सभी उत्पादन के साधनों के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस में एक देश के सभी नागरिकों के द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन निम्न सूत्र के द्वारा किया जाता है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA। NFI मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। फिर देखिए साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत को हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राय एक अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन के साधनों के द्वारा प्राप्त उत्पादन की माप है। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन निम्न सूत्र के द्वारा किया जाता है। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस निवल उत्पाद कर माइनस निवल उत्पादन कर। फिर देखिए राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ, ये तो हमारा सूत्र जितने फॉर्मूले थे वो थे। अब विधियाँ देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय साधन लागत पर
आकलित निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। इसका लेखांकन संबंधित अवधारणा सर्वप्रथम साइमन कुजनेट्स के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसे 3 विधियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये विधियाँ निम्न प्रकार हैं। उत्पाद विधि। उत्पाद विधि क्या होती है? उत्पाद विधि को वस्तु सेवा विधि भी कहा जाता है, यानी गुड सर्विस सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत यह आकलन किया जाता है कि अंतिम उत्पाद में प्रत्येक उद्योग ने अलग अलग क्या योगदान दिया। इस पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम देश में 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। इसके योग को बाजार मूल्य पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है तथा इसके आधार पर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात किया जाता है। उत्पाद पद्धति से राष्ट्रीय आय के मापने का सूत्र निम्न प्रकार है, यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस उपदान सब्सिडी, यानी जो सब्सिडी मिली है उसको जोड़ना है और अप्रत्यक्ष कर को घटा देना है। फिर देखिए आय पद्धति। आय पद्धति के अंतर्गत यानी इनकम मेथड के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का आकलन उत्पाद कारकों के लिए भुगतान के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है अर्थात यह सभी उत्पादन साधनों की आय का योग है। आय पद्धति से राष्ट्रीय आय मापने का सूत्र निम्न है। सकल राष्ट्रीय आय इक्वल टू कर्मचारियों के प्रतिफल जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस लाभ प्लस भाड़ा प्लस ब्याज प्लस मिश्रित आय प्लस शुद्ध ह्रास प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से प्राप्त आय। फिर तीसरा विधि क्या था? व्यय विधि। व्यय विधि यानी कंजप्शन मेथड के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर, अतः राष्ट्रीय आय कुल उपभोग व्यय तथा कुल बचत का योग होता है। इस विधि से आय की गणना के लिए उपभोक्ता की आय तथा उनकी बचत से संबंधित आंकड़ों का होना आवश्यक होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति तथा आय पद्धति के सम्मिश्रण का उपयोग किया जाता है। व्यय विधि से राष्ट्रीय आय विधि में आय मापने का सूत्र निम्न है। राष्ट्रीय आय इक्वल टू कुल उपभोग व्यय प्लस कुल बचत। फिर देखिए भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना किस तरीके से की जाती है? किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, यानी कि एनएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्राष्ट्रीय मानक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट से प्राप्त किए जाते हैं। ये मानक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, यूरोपीय आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संकलित किए जाते हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद गणना निम्न आधार पर की जाती है। सकल मूल्य योजित यानी कि जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड माप को सकल घरेलू उत्पाद में सब्सिडी से प्रत्यक्ष बिक्री कर को घटाकर प्रस्तुत किया जाता है। सब्सिडी में से प्रत्यक्ष बिक्री कर को घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? जीवीए मिल जाएगा। इसका अनुमान कारक लागत के स्थान पर मूल कीमतों पर किया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, यह किसी देश की अर्थव्यवस्था का वह शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे 1 वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। मैंने बताया था जब आपको शुद्ध प्राप्त करना होगा तो आपको ह्रास को घटाना होगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद का आकलन निम्न सूत्र के द्वारा किया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। मैंने बताया था ना, मूल्य ह्रास को आप लोग सकल में से घटा देंगे तो शुद्ध मिल जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किसी देश के नागरिकों के द्वारा एक निश्चित समयावधि सामान्यतः 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसका आकलन निम्न सूत्र के द्वारा किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का सूत्र क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है, अगर इतना सारा ये रामकोला का भागवत न समझ में आया तो यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, इस बुक को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया गया है। फिर देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी से मूल्य ह्रास घटाने पर प्राप्त आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होती है, यानी कि एनएनपी उसको कहा जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। मैंने बताया था ना कि शुद्ध, जब भी आपको शुद्ध निकालना हो तो सकल में से क्या घटाना है? ह्रास को घटाना है। बाकी आगे पीछे का चाहे राष्ट्रीय उत्पाद हो चाहे कुछ भी हो, राष्ट्रीय आय हो, तो वो अपना जुड़ता रहता है। फिर देखिए सांख्यिकी गणनाओं से जुड़ी संस्थाएं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकी मानकों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। यह राष्ट्रीय और अन्य समुच्चय के आकलन के लिए देश के आंकड़ों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण करने के लिए प्रोफेसर PC महानबोलिस की सिफारिश पर वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। किसको स्थापित किया गया था? NSS को, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी जो
आवश्यक आंकड़े होते हैं उनको इकट्ठा कौन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। फिर देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये कब स्थापित किया गया था? सरकार ने 23 मई 2019 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और नमूना सर्वेक्षण को एक इकाई मिला दिया है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर इसको बनाया गया। ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1 जून 2005 को रंगराजन की सिफारिशों के आधार पर की गई, ताकि आंकड़ों के संग्रह के संबंध में देश में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम किया जा सके। अतिरिक्त तथ्य के अंतर्गत क्या दिया हुआ है? तमिलनाडु बोर्ड और NIOS की किताबों से उठाया गया है। आय के अंतर्गत प्राप्त होने वाली प्राप्तियों को 2 वर्गों साधन आय और गैर साधन आय में वर्गीकृत किया जाता है। अगला पॉइंट हम लोगों का दिया हुआ है, साधन आय के अंतर्गत श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी आदि को रखा जाता है, और गैर साधन आय वह है जिसके लिए प्राप्तकर्ताओं को त्याग या परिदान नहीं करना पड़ता, जैसे उपहार, दान, धर्मार्थ, कर, दंड आदि। उत्पादन, उपयोग और निवेश 3 मूलभूत आर्थिक गतिविधियां जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मौजूद होती हैं। उत्पादन का वह अंश जो उपभोग से बच जाता है और आगे उत्पादन में सहायक होता है, जैसे मशीनों, औजारों और भौतिक संपत्तियां आदि को निवेश कहते हैं। उत्पादकों के द्वारा अन्य उत्पादकों से खरीदी गई चीज़ें जिन्हें वे अपने उत्पादन कार्यों में उपयोग करते हैं, वह आगे बेच देते हैं, वो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। अंतिम वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें अंतिम उपयोग और निवेश के लिए प्राप्त किया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रतिपादन किया। राष्ट्रीय आय की गणना अवधारणा का प्रतिपादन किया। सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति यानी GDP डिफ्लेटर, यह किसी अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर में औसत परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यह मौद्रिक GDP यानी नॉमिनल GDP से वास्तविक GDP का अनुपात होता है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ है? मौद्रिक GDP बटे वास्तविक GDP गुणे 100। फिर आपका अगला पॉइंट दिया हुआ है निजी आय, यह किसी व्यक्ति या हाउस होल्ड की समस्त स्रोतों से प्राप्त चालू आय होती है। निजी प्रयोज्य आय, यह किसी व्यक्ति की निजी आय में प्रत्यक्ष कर को घटाने से प्राप्त होती है। यह वह आय होती है जिसे व्यक्ति खर्च कर सकता है, यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? यह वह आय होती है जो पूरे देश के खर्च के लिए उपलब्ध होती है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तो निजी आय होती है जो अपने इंसान खर्च करता है, और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जो पूरे देश को खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है। इसके अंतर्गत अर्जित आय, अर्नड इनकम यानी कि तथा अंतर्गत अदायगी यानी कि ट्रांसफर पेमेंट दोनों शामिल होती हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे आपका ये जो 2 नंबर का चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम लोगों का आता है चैप्टर नंबर 3 का, और इसमें क्या दिया हुआ है? आर्थिक नियोजन दिया हुआ है। देखिए पहला हम लोगों का दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन। तीसरा चैप्टर का है भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन। आर्थिक नियोजन एक संगठित प्रयास है जिसमें राज्य एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। दूसरे शब्दों में आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का सही प्रयोग करने की प्रक्रिया आर्थिक नियोजन कहलाती है। वर्ष 1930 में वैश्विक महामंदी के बाद आर्थिक नियोजन की अवधारणा लोकप्रिय हुई। अगला पॉइंट हम लोगों को दिया, पहली बार पूर्व सोवियत संघ यानी कि अब जो रूस में बदल चुका है, 1991 में जब रूस का विघटन हुआ, पहली बार पूर्व सोवियत संघ ने आर्थिक नियोजन का विचार प्रस्तुत किया तथा इसे अपनाया। भारत में नियोजन पूंजीवादी व समाजवादी, कैपिटलिस्ट एवं सोशलिस्ट दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित है। नियोजन के अंतर्गत निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों पर समान बल दिया जाता है। योजना प्लानिंग इसकी व्याख्या करती है किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य व कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिन्हें निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त किया जाता है। नियोजन के उद्देश्य, भारत में नियोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है। नियोजन के अन्य प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं: संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना, निर्धनता के चक्र को समाप्त करना और बेरोजगारी को दूर करना। अगला पॉइंट हम लोगों का नियोजन के कौन कौन से और लक्ष्य हैं? आधारभूत संरचना का विकास करना, कृषि एवं उद्योग का समन्वित विकास करना, निवेश एवं पूंजी को बढ़ाना। भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास, हम लोगों का पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया है? भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। भारत में आर्थिक नियोजन की उपयोगिता तब सार्थक सिद्ध हुई जब भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जिसके लिए अनेक प्रस्ताव पारित हुए जो निम्न हैं। पहला आपकी प्रस्ताव था, पहले परियोजना थी विश्वेश्वरैया योजना। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया यानी कि
प्रसिद्ध अभियंता और मैसूर प्रांत के पूर्व दीवान ने भारतीय नियोजन की प्रथम रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण किया। इन्होंने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की। इस योजना के मूल बिंदु निम्न थे: 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय को दोगुना करना, दूसरा था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, लघु एवं बड़े उद्योगों का समन्वित विकास करना। फिक्की का प्रस्ताव: वर्ष 1934 में फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा भारत में राष्ट्रीय नियोजन पर बल दिया गया। यह भारतीय उद्योगपतियों का सर्वप्रमुख संगठन था। इसके अध्यक्ष NR सरकार थे, जिसके द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि भारत जैसे पिछड़े देश में आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए। फिर देखिए इसके तहत और तमाम योजनाएं बनाई गई, जैसे आपका कांग्रेस योजना थी। कांग्रेस योजना में क्या था? कांग्रेस योजना वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई तथा जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति का कार्य अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के विकास की रूपरेखा तैयार करना था। यह योजना अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई, जिसमें 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य था। फिर देखिए दूसरी योजना क्या थी? गांधीवादी योजना। श्रीमन नारायण अग्रवाल यानी कि SN अग्रवाल ने वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना गांधीयन प्लान का प्रस्ताव रखा। यह योजना भारत में आर्थिक नियोजन के लिए प्रस्तुत की गई थी। इस योजना में विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, आत्मनिर्भरता, सहयोग, समानता, अहिंसा, मानवीय मूल्यों, आत्मनिर्भर ग्राम इकाइयों तथा बुनियादी उद्योगों को महत्व दिया गया था। यह ट्रस्टीशिप पर आधारित थी। फिर देखिए बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान के अंतर्गत कृषि निर्गत में 130%, औद्योगिक निर्गत में 500% तथा सेवा क्षेत्र में 200% वृद्धि करने की आशा की गई थी। इस प्लान का प्रतिपादन जनवरी 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा किया गया था। बॉम्बे प्लान पर हस्ताक्षर करने वाले उद्योगपति कौन कौन से थे? JRD टाटा थे, RD रशीद दलाल थे, कस्तूरभाई लाल भाई थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास थे, जॉन मथाई थे, AD श्राफ थे, लाला श्रीराम और GD बिरला। फिर देखिए एक और योजना तैयार करी गई थी, सर्वोदय योजना। वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। इसके कुछ अंशों को सरकार ने स्वीकार किया तथा योजना आयोग के गठन में इसका उपयोग किया। इस योजना में लघु उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था। इसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया गया था। नियोजन के प्रकार, अगला पॉइंट हम लोगों का दिया हुआ है, नियोजन के प्रकार। नियोजन के प्रमुख प्रकार निम्न है। नियोजन के प्रकार बाजार और राज्य के अंतर संबंध के आधार पर आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन। लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर कौन कौन से हैं? संरचनात्मक नियोजन और प्रकारात्मक नियोजन। आप लोग पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। आइए एक एक करके इनके बारे में हम लोग देखते हैं। राज्य और बाजार के अंतर संबंध के आधार पर, राज्य और बाजार के अंतर संबंध के आधार पर नियोजन के निम्न प्रकार है। आदेशात्मक नियोजन। इस नियोजन के अंतर्गत राज्य सरकारी संस्थाओं का व्यापक और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें केंद्र सरकार पर एक शीर्ष संस्था होती है जिसके द्वारा योजनाओं का निर्माण और उन्हें लागू किया जाता है। इस योजना में राज्य की भूमिका आदेशात्मक और तथा निर्णयात्मक होती है। इस मॉडल में निर्माण प्रक्रिया केंद्रित होती है। निर्देशात्मक नियोजन यानी कि डायरेक्शनल प्लानिंग क्या होती है? इस नियोजन के अंतर्गत राज्य सरकारी संस्थाओं का हस्तक्षेप होता है तथा सरकार के द्वारा केवल नीतियां बनाई जाती हैं। इन नीतियों को निजी क्षेत्र लागू करता है। इस प्रणाली में राज्य की भूमिका केवल प्रेरणात्मक तथा प्रोत्साहन देने वाली इकाई के रूप में होती है। फिर देखिए लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर। लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर नियोजन के प्रकार निम्नलिखित हैं। संरचनात्मक नियोजन। इस नियोजन के यानी कि स्ट्रक्चरल प्लानिंग, इस योजना के अंतर्गत आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्तमान संसाधनों के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार आदि। फिर उसके बाद है आपका प्रकारात्मक नियोजन यानी कि फंक्शनल प्लानिंग। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संसाधनों के स्वरूप में परिवर्तन न करके एक अनुकूल रणनीति अपनाई जाती है, जैसे कृषि की हरित क्रांति में इस विधि को अपनाया जाना। फिर देखिए प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया के आधार पर नियोजन के प्रकार निम्नलिखित हैं। केंद्रीकृत नियोजन। इस नियोजन के अंतर्गत सभी आर्थिक निर्णय केंद्रीय सत्ता के द्वारा ही लिए जाते हैं। इस नियोजन को ऊपर से नीचे की ओर नियोजन कहा जाता है। विकेंद्रित नियोजन। इस नियोजन के अंतर्गत निर्णय लेने का अधिकार विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, अर्थात कुछ निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा जबकि शेष निर्णय निम्न स्तरीय संस्थाओं के द्वारा लिए जाते हैं। इस नियोजन को नीचे से ऊपर की ओर नियोजन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का नियोजन प्रजातांत्रिक देशों में पाया जाता है। अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर नियोजन के निम्न प्रकार हैं। दीर्घ अवधि नियोजन। इस नियोजन के अंतर्गत योजनाओं का निर्धारण लंबी अवधि के लिए किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 तथा विजन 2020 हमारी मोदी सरकार ने भी बनाया है ना। फिर देखिए अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान। इस नियोजन के अंतर्गत दीर्घ अवधि के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करके वार्षिक आधार पर उनका मूल्यांकन करते हुए संशोधित लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। रोलिंग प्लान आपका आया था ना पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में। अभी जब पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे तो उनमें रोलिंग प्लान भी हम लोग पढ़ेंगे। अल्पकालिक नियोजन, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। इस नियोजन में वार्षिक आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के नियोजन की अवधि 3 से 4 वर्ष की भी हो सकती है। देखिए नियोजन के क्षेत्र।
नियोजन क्षेत्रों के आधार पर नियोजन के निम्न प्रकार होते हैं। राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग। इस नियोजन में केंद्रीय सत्ता का प्रभाव होता है, उसी के द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन। फिर होता है आपका क्षेत्रीय नियोजन यानी कि रीजनल प्लानिंग। इस नियोजन के अंतर्गत किसी क्षेत्र को ध्यान में रखकर योजना के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। क्षेत्रीय नियोजन राष्ट्रीय नियोजन का ही भाग है, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में परियोजना निर्धारण इत्यादि। योजना आयोग, यानी देखिए छोटे से टॉपिक के रूप में योजना आयोग को भी मेंशन किया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे हेतु योजना का निर्माण करने के लिए योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत का प्रधानमंत्री इस आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय कैबिनेट के संकल्प के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्र तथा राज्यों के बीच योजनाओं को लेकर समन्वय और स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य आर्थिक नियोजन को सफल बनाना था। प्रधानमंत्री को इस परिषद का प्रदेन अध्यक्ष बनाया गया था। फिर देखिए जब नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को जब नीति आयोग बना तो उसको देख लेते हैं। नीति आयोग, नया नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अक्सर वनडे एग्जाम में ये पूछ देता है। नीति आयोग की घोषणा 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग प्रधानमंत्री जिसमें अध्यक्ष होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपाल प्रशासकों से मिलकर बनता है। इस आयोग में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में निम्न सदस्य यानी कि उपाध्यक्ष होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, अंशकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य अधिकतम 4 होते हैं तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होता है। नीति आयोग सुशासन के 7 स्तंभों पर आधारित है, जैसे लोगों के लिए यानी कि प्रो पीपुल, सक्रियता प्रोएक्टिव, सहभागिता पार्टिसिपेशन, सशक्तिकरण एम्पावरिंग, सबका समावेशन इंक्लूजन फॉर ऑल, समानता इक्वालिटी, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी। नीति आयोग के उद्देश्य, नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नीति आयोग नीतियों के क्रियान्वयन को तीव्र गति प्रदान करेगा तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके केंद्र राज्यों के मध्य विशिष्ट सामंजस्य की व्यवस्था की जाएगी तथा संघवाद को प्रोत्साहन देकर मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। देखिए नीति आयोग प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण का क्षमता निर्धारण पर बल देता है। यह आयोग ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करेगा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों और आर्थिक नीति में सामंजस्य स्थापित करेगा। इसका अन्य प्रमुख उद्देश्य रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए तथा दीर्घावधि निधि तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना। नीति आयोग के कार्य, नीति आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नीति आयोग प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इसका अन्य प्रमुख कार्य राज्य की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। इसके अतिरिक्त यह आयोग राज्यों के साथ सतत आधार पर संरक्षित समर्थन पहलों और प्रणालियों के माध्यम से सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। प्रथम पंचवर्षीय जिसको दिखाई ना दे रहा हो वो बढ़ा रहे 360 पे 480 कर लो यार बुक का पैसा नहीं दे रहे हो, कम से कम इतनी का नाम नेट फ्री का है, उसको बचा क्या करोगे, रील ही देखोगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता कृषि थी। इसका उद्देश्य देश की खाद्यान्न समस्या से निपटना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर प्लान पर आधारित थी। इस योजना का लक्ष्य देश के विभाजन के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना वर्ष 1956 से 51। यह पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 को लागू की गई थी, जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली किस मॉडल पर थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। दूसरी किस पे थी? महालनोबिस मॉडल पर थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, उद्योगों के विकास पर बल देना, रोजगार में वृद्धि करना आदि थे। देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल और उनके लक्ष्य क्या थे, ये आप लोग जरूर रख लीजिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक चली। यह योजना किसी मॉडल पर आधारित नहीं थी। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत वर्ष 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इसी योजना के दौरान वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध तथा 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। बीच में देखिए 3 साल का गैप है ना, 3 साल रोलिंग प्लान चला था 66 से लेकर 69 तक, ठीक है। इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1969 को हुआ। यह योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के उद्देश्य कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, जनसंख्या नियंत्रण आदि थे। अरे यार फिर ये राष्ट्रीय कहाँ से हो गया, चलिए 9 नहीं, यानी ये वाला पेज ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे 13 नंबर पेज आगे चतुर्थ हो गया, हाँ यहाँ से।
इसी योजना में चतुर्थ योजना का दिया हुआ है। इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ तथा 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया। भारत द्वारा वर्ष 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण भी किया गया, स्माइलिंग बुद्धा जिसको कहा गया है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी जॉन अब्राहम की एक मूवी, उसमें हालांकि बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटाइज कर दिया गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1974 से 1979। इस योजना को जनता सरकार ने 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। इस योजना के लक्ष्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चलाना, निर्यात प्रोत्साहन, न्यायपूर्ण कीमत मजदूरी लागू करना, राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करना आदि थे। इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा, 20 सूत्री कार्यक्रम संजय गांधी के दिमाग की उपज थी और बहुत बेहतरीन था। धीरे धीरे भारत सरकार ने इसको लागू भी कर दिया। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। 6ठी पंचवर्षीय योजना, यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना था। 1980 से लेकर 1985 तक चली थी 6ठी पंचवर्षीय योजना। इस योजना के अन्य लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, कर नीतियों को प्रोत्साहन देना, गरीबी तथा बेरोजगारी में कमी लाना, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना, ऊर्जा के घरेलू स्रोतों का तीव्रता से विकास करना आदि थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। यह 15 वर्षीय दीर्घावधि परियोजना का भाग थी। इस योजना के लक्ष्यों में खाद्यान्न कार्य, उत्पादकता के विकास पर बल, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, ऊर्जा संरक्षण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास आदि सम्मिलित थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना देखिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना, यह योजना समय से 2 वर्ष बाद प्रारंभ हुई। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य मानव संसाधनों का विकास करना था। इस योजना के अन्य लक्ष्यों में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना। देखिए क्यों 2 साल बाद प्रारंभ हुई, उस टाइम भारत में कोएलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन सरकारों का दौर था, तो किसी को इतनी विकास का नहीं पड़ा था, न पंचवर्षीय योजना बनाने का पड़ा था। लोगों को पड़ी थी अपनी सरकार बचाने की। HD देवगौड़ा थे, VP सिंह थे, चंद्रशेखर थे, उसी टाइम कितने लोग बने थे। सभी गांव एवं समस्त जनसंख्या के लिए पेयजल का प्रावधान करना, मैला ढोने की प्रथा का संपूर्ण समापन आदि सम्मिलित थे। इस योजना के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड व राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम शुरू किए गए। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इस योजना के लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा, पर्याप्त रोजगार सृजन, स्वच्छ पेयजल, कमजोर वर्गों के लिए भोजन एवं पोषण की सुरक्षा आदि थे। इस योजना में देश की उन आर्थिक दक्षताओं पर ध्यान दिया गया जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अपनी भूमिका निभा सकती थी। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामान्य लोगों के प्रतिनिधित्व तथा सहकारिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। फिर देखिए आत्मनिर्भरता के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण रही। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला सशक्तिकरण को अधिक प्रभावी बनाया गया। इसके अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 7 तक। इस योजना के अंतर्गत साक्षरता का लक्ष्य था साक्षरता तथा मजदूरी में लिंगात्मक अंतर को कम करना, वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाना, सभी प्रदूषित नदियों की सफाई करना, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य आदि थे। इस योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से लेकर 2012 तक चली। इस योजना के लक्ष्य साक्षरता को 75% तक पहुंचाना, विकास की गति तेज करते हुए अधिक विकास की ओर अग्रसर होना, शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर को घटाना, साक्षरता में लिंग अंतराल को 10% तक कम करना, GDP की दर 8% से बढ़ाकर 10% करना आदि थे। इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के साथ तीव्र एवं समावेशी विकास को महत्व दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना का प्रभाव सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी रहा। उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 18 से 23 वर्ष की आयु के लोगों को इससे जोड़ने के लिए पहली बार 11वीं पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। फिर देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से लेकर 17 तक चली। इस योजना के अंतर्गत तीव्र धारणीय व अधिक समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना था। इस योजना के अंतर्गत 25 लक्ष्य थे जिन्हें आर्थिक विकास, गरीबी और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अवसंरचना, पर्यावरण और धारणीयता, सेवा प्रदाय के शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता था। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक योजनाओं में ऐसे लक्ष्यों का चयन किया गया तथा इनको प्राथमिकता दी गई। समृद्धि, इसका अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी और सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना क्या है? आधुनिकीकरण कहलाता है। आधुनिकीकरण ही नहीं कि टिकाना में नंगा पुंगा घूमने लगे। आत्मनिर्भरता, इससे तात्पर्य अपने देश के अंदर के संसाधनों का प्रयोग कर आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। इसके द्वारा देश में उत्पादित होने वाले संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया।
समानता, इससे तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन की संपत्ति के वितरण में भी असमानताएं नहीं होनी चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं का एक अवलोकन, आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए जो अभी ऊपर थी हुआ है ना, जो बताए हैं वही यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना, इसका लक्ष्य था 2.1, प्राप्ति कितनी हुई 3.6 की, हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। इसका केंद्रीय बिंदु क्या था, कृषि विकास था। फिर दूसरी का महाबलोनिस मॉडल पे कि इसका केंद्रीय बिंदु क्या था, भारी उद्योगों का विकास। इसी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा एक एक करके, ठीक है। 12 की 12 पंचवर्षीय। फिर देखिए अतिरिक्त तथ्य में क्या दिया गया है, तमिलनाडु बोर्ड और NIS की बुक का। योजना आयोग का प्रमुख कार्य देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना और उनको प्रभावशाली और संतुलित ढंग से प्रयोग करने के लिए सुझाव देना था। अगला पॉइंट दिया हुआ है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के कारण आधारिक संरचना, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दौर में आधारिक संरचना का विकास किया गया, जैसे बिजली, कोयला और रेल को अधिक शक्तिशाली बनाकर उद्योगों में निवेश की वृद्धि की गई। नियोजन के इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मूलभूत तथा भारी उद्योगों पर बल देते हुए भारत ने औद्योगिकीकरण की व्यूह रचना को अपनाया। भारत में नियोजन की महत्वपूर्ण कमियां हैं, गरीबी, विषमता और बेरोजगारी को पूर्ण रूप से दूर करने में असमर्थता। नियोजन की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्ज की गई, फिर भी वृद्धि की दर लक्षित दर से कम है। चौथा चैप्टर हम लोगों का निर्धनता एवं बेरोजगारी, यानी कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, चौथा चैप्टर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा पानी पी लूँ, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ। ये निर्धनता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं होता। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा वास्तविक गरीबी की संकल्पना दी गई, जिसके अनुसार गरीबी को दूर करने में मौद्रिक आय यानी मॉनेटरी इनकम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी प्राय क्षमताओं का अभाव है। भारत में निर्धनता की 3 श्रेणियाँ हैं। चिरकालीन निर्धनता यानी कि क्रोनिक पुअर, ये निर्धन सामान्यतः निर्धनता रेखा के नीचे होते हैं, जैसे भूमिहीन, मजदूर आदि। अल्पकालिक निर्धन यानी कि कर्निंग पुअर, ये 2 प्रकार के होते हैं, मौसमी निर्धन और अनियमित निर्धन। मौसमी निर्धन यानी कि ओकेजनली पुअर क्या होते हैं, ये निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के मध्य में आते हैं, जैसे छोटे किसान, मौसमी मजदूर आदि। अनियमित निर्धन क्या होते हैं, ये निर्धन सामान्यतः निर्धन नहीं होते हैं, परंतु कभी कभी दुर्भाग्य का सामना करते हैं, जैसे जुआरी, ठीक है। फिर उसमें तीसरा क्या है, तीसरा कभी निर्धन नहीं यानी कि नेवर पुअर, ये वे व्यक्ति होते हैं जिनकी आय निर्धनता रेखा से बहुत अधिक होती है, जैसे व्यवसायी, चतुर्थ एवं पंचम क्षेत्र के लोग आदि। निर्धनता यह गरीबी रेखा, यह वह रेखा है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। निर्धनता मापन की विधि न्यूनतम कैलोरी उपभोग की मौद्रिक मान यानी प्रति व्यक्ति व्यय का निर्धारण करने में एक विधि है, इससे अभिप्राय उस सीमा बिंदु से है जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन तथा धनी में विभाजित करता है। इस रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को व्यक्ति गणना अनुपात यानी कि हेड काउंट रेशियो अथवा निर्धनता प्रभाव अनुपात यानी पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो कहा जाता है। इस रेखा का अनुमान गरीबी उन्मूलन योजनाओं को बनाने के लिए किया जाता है, जिससे न्यायपूर्ण तथा न्याय संगत समाज की स्थापना की जा सके। सरकार निर्धन परिवारों की पहचान के लिए मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय को परिवार की आय के घोतक के रूप में प्रयोग करती है। निर्धनता के प्रकार, निर्धनता 2 प्रकार की होती है, पहली होती है निरपेक्ष गरीबी, दूसरी होती है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है, यानी कि निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, ऐसे व्यक्ति जो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं वे निरपेक्ष निर्धन की श्रेणी में आते हैं। इसका अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली न्यूनतम कैलोरी की मात्रा के द्वारा लगाया जाता है। निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा आदि का अभाव होता है। सापेक्ष निर्धनता किसी औसत व्यक्ति के जीवन स्तर की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय, संपत्ति के अभाव को सापेक्ष निर्धनता कहा जाता है, यानी रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्ष निर्धनता की व्याख्या देश के अंदर आय में आई असमानताओं के रूप में देखा जाता है, जैसे कि एक आदमी बहुत ज़्यादा गरीब है, एक आदमी कुछ ज़्यादा अमीर है, दूसरा थोड़ा कम अमीर है, तीसरा थोड़ा कम अमीर है, चौथा उससे भी कम अमीर है। तो ये जो इन चारों के बीच में जो इतनी गरीबी है वो कैसी गरीबी है, वो सापेक्ष निर्धनता है। इससे गरीब ये है और इससे भी ज़्यादा गरीब ये है, इससे भी ज़्यादा गरीब ये है।
निर्धनता के संबंधित अंतर्राज्यीय असमानताएं। भारत में निर्धनता का एक और पहलू है, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में प्रभावी कमी हुई है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में निर्धनता का अनुपात 27.9% है। सबसे अधिक गरीबी बिहार में है, जहाँ 51.91% जनसंख्या निर्धनता से ग्रस्त है, आधी से ज़्यादा जनसंख्या। निर्धनता स्तर के आधार पर दूसरे स्थान पर झारखंड है 42.16% तथा तीसरे स्थान पर हमारा प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश 37.79% है। केरल में कितनी गरीबी है? 0.71%, गोवा में 3.676%, सिक्किम में 3.82%, पंजाब में 5.59%। ये कम गरीबी वाले राज्य हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है, यानी नगरीय गरीबी भी अधिक है, शहरी गरीबी। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर को निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। भारत में निर्धनता का अनुपात। स्वतंत्रता पूर्व गरीबी का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया में दर्ज किया था। गरीबी रेखा की सीमा 1867-68 के आधार मूल्य पर 16 से 35 प्रतिवर्ष दर्ज की गई थी। यह प्रस्तावित गरीबी रेखा एक निर्वाह या न्यूनतम आधारभूत आहार यानी कि मिनिमम बेसिक न्यूट्रिशन आवश्यकताओं की लागत पर आधारित थी। वर्ष 1938 में राष्ट्रीय आयोजना समिति ने 15 से 20 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आय को गरीबी रेखा अनुमानित किया था, जो जीवन स्तर के न्यूनतम मानक पर आधारित थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1962 में निर्धनता के आकलन के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया, जिसके बाद वर्ष 1979 में प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमान कार्यबल का गठन हुआ। स्वतंत्र भारत में अगला पॉइंट दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत में गरीबी मापन का प्रथम आधिकारिक प्रयास योजना आयोग के द्वारा गठित D.R. गाडगिल समिति ने वर्ष 1962 में किया। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 20 रुपये उपभोग व्यय को गरीबी रेखा मानने का सुझाव दिया गया था। वर्ष 1971 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के आंकड़े के आधार पर पहली बार वैज्ञानिक विधि से गरीबी रेखा का निर्धारण नीलकांत दांडेकर तथा एन रथ ने किया था। इसमें दांडेकर रथ फार्मूला कहा गया। इसी फार्मूले के आधार पर 2250 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग को गरीबी रेखा माना गया है। वर्ष 1974 में वाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग के द्वारा गठित कार्यदल ने आधार वर्ष 1973-74 का उपयोग कर उपभोग व्यय के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीब माना। जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा से नीचे के अनुपात के द्वारा किया जाता है तो वह व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहलाती है, यानी कि हेड काउंट रेशियो। निर्धनता विषयक आधारित आंकड़े नीति आयोग उपलब्ध कराता है। ये आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO या NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा उपभोग व्यय के आधार पर आकलित किए जाते हैं। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर यानी कि सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा कराया जाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या परिवार का खर्च निर्णायक व्यय से नीचे आता है तो उसे निर्धन माना जाता है। इस संदर्भ में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम निर्णायक खर्च अलग अलग निर्धारित होते हैं। भारत में विभिन्न समितियों के द्वारा निर्धनता का आकलन। भारत में निर्धनता के मापन के लिए अनेक समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित प्रकार है। देखिए कौन कौन समितियाँ। लकड़वाला समिति यह योजना आयोग ने वर्ष 1979 में प्रोफेसर D.T. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेष समूह की नियुक्ति की। इसका गठन भारत में निर्धनता के अनुपात का परिकलन करने के उद्देश्य से किया गया था। लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1993 में प्रस्तुत की। इस समिति ने शहरी निर्धनता के आकलन के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य हेतु कृषि उपभोक्ता के मूल्य सूचकांक आधार को आधार बनाया। ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति में क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। भारत में योजना आयोग ने निर्धनता रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के BPL के लोगों के पहचान के लिए एक फार्मूले के निर्धारण हेतु प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2009 में प्रस्तुत की। तेंदुलकर समिति के अनुसार राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण के द्वारा संग्रहित भारतीय परिवारों के निजी पारिवारिक उपभोक्ता व्यय संबंधी आंकड़ों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। देश में अगला पॉइंट दिया हुआ है कि देश में निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति ने कॉस्ट ऑफ लिविंग को स्वीकार किया। इसके अंतर्गत जीवन यापन के लिए कम से कम कितनी राशि आवश्यक है इसका आकलन किया जाता है।
सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा दिया गया मासिक प्रति व्यक्ति व्यय यानी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना था? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपया तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपया। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप 816 रुपया और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं माने जाते हैं सरकार की नज़र में। SR हाशिम समिति, योजना आयोग ने SR हाशिम समिति की अध्यक्षता में मई 2010 में SR हाशिम समिति का गठन किया, जिसका कार्य शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की परिवार की पहचान करने की विधि के विषय में सुझाव देना था। इस समिति ने त्रिस्तरीय दृष्टिकोण का सुझाव दिया, जिसमें शहरी गरीबी का स्वचालित समावेश और निष्कासन होता है। फिर देखिए अगली कौन सी कमेटी थी? रंगराजन कमेटी। तेंदुलकर समिति पर NSSO के द्वारा लगाया गया अनुमान विवादास्पद रहा, जिसके कारण रंगराजन समिति का गठन किया गया। रंगराजन समिति ने मासिक प्रति व्यक्ति व्यय को ग्रामीण क्षेत्र में 972 तथा शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये कर दिया। रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण व्यक्ति एक महीने में 972 रुपये से कम खर्च करता है तो उसे गरीब समझा जाएगा, और शहरी क्षेत्र में यह राशि 1407 रुपये निर्धारित करी गई। इस समिति के अनुसार ऊर्जा के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े न्यूनतम खर्चों को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा गांवों तथा शहरों के लिए पॉवर्टी लाइन बास्केट समान होनी चाहिए। भारत में निर्धनता का स्तर देखिए, भारत में निर्धनता का अनुपात वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक हो गया। इस अनुपात से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक गिरावट आई। वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL के नीचे रहने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी थी? 21.9%। वर्ष 2019 में एक अनुमान के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों की जनसंख्या का अनुपात कितना है? 25.9%। सोचिए 2011-12 की तुलना में आपका 4% की वृद्धि हुई है गरीबी में। फिर देखिए कुल 348 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं अपने भारत में। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात भारत के सभी सामाजिक समूहों तथा आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। सामाजिक समूह जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार के हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित ग्रामीण, कृषक, श्रमिक परिवार तथा नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। निर्धनता के कारण, अब आइए हम लोग निर्धनता के कारण भी देख लेते हैं। निर्धनता तो कितनी है ये तो हम लोग देख ही लिए, आंकड़े आप लोग रट लीजिएगा और आंकड़ों को रटा ही जाता है। देखिए भारत में निर्धनता के कारणों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहली है विकासशील अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। विकासशील अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भारत में निर्धनता के निम्न कारण हैं। अत्यधिक जनसंख्या, पहली बात तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या छेड़ भर पैदा करते जाते हैं। भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई है। लोग बच्चे पैदा ऐसे करते हैं जैसे लगता है कितना बड़ा राजपाट बना के रखे हुए हैं, यार कोई रहेगा नहीं तो उसको संभालेगा कौन। और एक बार इस बात पे नहीं विचार करते हैं कि हाँ उसको आय बढ़ी नहीं है और इतनी खर्चा बढ़ा दे रहे हैं। इस वृद्धि का कारण अनेक वर्षों में मृत्यु दर में कमी तथा जन्म दर का लगभग स्थिर रहना है। लगातार बढ़ती जनसंख्या से निर्भरता भार में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्धनता में वृद्धि होती है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय जनसंख्या की तुलना में अत्यंत निम्न है, जो वर्ष 2020-21 में 86,659 और वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर स्थिर कीमत पर 98,374 हो गई। निम्न राष्ट्रीय आय की स्थिति भारत को निर्धन देशों की श्रेणी में रखती है। बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार, भारत में कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी तथा शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। इस बेरोजगारी के कारण निर्धनता की समस्या उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति जाल, वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में निरंतर वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति के द्वारा लोगों की वास्तविक आय कम होती है। यदि यह लंबे समय तक रहती है तो गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं वे अत्यधिक निर्धनता की स्थिति में आ जाते हैं। यह स्थिति मुद्रास्फीति जाल यानी कि इन्फ्लेशन वेव कहलाती है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग इस स्थिति के प्रति संवेदनशील है। पूंजी का अभाव, निर्धनता का और कौन सा कारण हो सकता है? पूंजी का अभाव। पूंजी निर्धनता के समाधान और तीव्र आर्थिक विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, किंतु भारत में पूंजी स्टॉक तथा पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है। यह स्थिति उच्च निर्धनता स्तर यानी हाई पॉवर्टी लेवल को जन्म देती है। अगर पूंजी नहीं बनेगी तो बाकी कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो हाई पॉवर्टी हो ही जाएगी। आधारिक संरचना का अभाव, निर्धनता के समाधान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ऊर्जा, यातायात, संचार जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अति आवश्यक है। सभी लोगों तक इन सुविधाओं की पहुँच से जीवन स्तर में सुधार आता है। आय के असमान वितरण के परिप्रेक्ष्य में, आय का असमान वितरण भारतीय अर्थव्यवस्था का नकारात्मक पक्ष है। सरकार के द्वारा अनेक उपायों के माध्यम से आय के अंतर को समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया, किंतु पर्याप्त सफलता नहीं मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसे प्रमुख नीति पहल को अधिकतर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का प्रमुख कारण रही। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। निर्धनता के आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंड,
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ने क्षमता निर्धनता माप यानी कि कैपेसिटी पावर्टी मीज़र का एक नया मापदंड प्रस्तुत किया, क्योंकि यूएनडीपी का मानना है कि निर्धनता एक बहुआयामी संकल्पना है। इसे केवल आय के आधार पर ही नहीं निकाला जा सकता, अर्थात आय निर्धनता यानी इनकम पावर्टी अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि इसके लिए अन्य मानकों को भी ध्यान में रखना होगा। इसके अन्य मानकों में स्वास्थ्य व पोषाहार की क्षमता। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कितना प्रतिशत भाग कुपोषण का शिकार है या मानक भार से नीचे है। परिवार के सदस्यों की शैक्षणिक स्थिति को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। निर्धनता के आकलन के लिए 2 और विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला है आपका लॉरेंज वक्र, और एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होता है। लॉरेंज वक्र के द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात करते हैं। वर्ष 1905 में मैक्स ओलोरेंज ने इसे विकसित किया था। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। 45 डिग्री कोण पर रेखा बिल्कुल समान आय वितरण को दिखाती है, जबकि दूसरी रेखा आय का वास्तविक वितरण दिखाती है। आय वितरण का लॉरेंज वक्र इस प्रकार दिया जाता है। देखिए, संचयी जनसंख्या इस पे दिया रहता है, और जो आय होता है वो इस वाई एक्सिस पे दिखाया जाता है, और एक्स एक्सिस पर क्या दिखाया जाता है, जनसंख्या को दिखाया जाता है। देखिए, गिनी गुणांक। गिनी गुणांक को वर्ष 1912 में इटालियन संख्याविद कोरोडो गिनी ने विकसित किया था। 1912 में विकसित किया था। यह लॉरेंज वक्र से क्षेत्रफल और काल्पनिक समता रेखा के नीचे के पूरे क्षेत्रफल के अनुपात को प्रदर्शित करता है। इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। यदि विषमता अधिकतम है तो इसका मान 1 होगा, और विषमता न्यूनतम है तो इसका मान 0 होगा। गिनी गुणांक में यदि 100 से गुणा कर दिया जाए तो गिनी सूचकांक मिलता है। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक आय की विषमता के माप से संबंधित है। आय की विषमता को प्रति व्यक्ति आय या फिटनेस वक्रता वक्र से नहीं मापा जा सकता। इसे विभिन्न आय वर्गों से जनसंख्या के प्रतिशत बंटवारे के आधार पर भी मापा जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय से संबंधित नहीं है। गिनी गुणांक का आकलन निम्न सूत्र के द्वारा किया जाता है। आदर्श आय वितरण रेखा और लॉरेंज वक्र का क्षेत्रफल और आदर्श आय वितरण रेखा के बीच का क्षेत्रफल। तो देखिए, ये फॉर्मूला दिया हुआ विषमता समायोजन का, इसको आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। निर्धनता दूर करने के उपाय। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए ये थोड़ा फटा हुआ आ गया है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इसीलिए यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि स्तर को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल प्राप्त करने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोध कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है, तथापि अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र समृद्धि करके निर्धनता के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। आय के वितरण में राजकोषीय और कानूनी उपायों के माध्यम से निर्धनता का सामना करके निर्धनता को दूर किया जा सकता है। फिर देखिए, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक समृद्धि पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा तथा प्रति व्यक्ति आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त कृषि का विकास करके, बेरोजगारी का उन्मूलन करके, पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर, उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन करके निर्धनता को दूर किया जा सकता है। ये निर्धनता को दूर करने के उपाय थे। फिर देखिए, बेरोजगारी। अगला हम लोगों का टॉपिक दिया हुआ है बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के लिए कार्य की उपलब्धता नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, जब योग्य और कुशल लोगों के लिए उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता। इस समस्या को क्या कहते हैं, बेरोजगारी। और बेरोजगारी इस टाइम कितना चरम पे है वो आप लोगों को पता ही है। देखिए, बेरोजगारी के प्रकार। भारत में ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगारी पाई जाती है, जो निम्न प्रकार की है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। इसका संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? यह बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्षों के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं करते हैं। कृषि पर आश्रित लोगों के सामने प्राय इस प्रकार की बेरोजगारी आती है। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई आदि होती है, और कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक कार्य नहीं मिल पाता है। फिर देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी। ये अक्सर खेती में होती है। ठीक है, सारा परिवार एकदम खेती में लगा रहेगा, देखने में, मगर जरूरत वहाँ पे केवल एक लोगों की होगी, या पूरा परिवार उसी में घुसा पड़ा रहेगा। ये नहीं है कि एक के लिए 5 लोग लगे रहेंगे तो इतनी का नाम ज़्यादा उत्पन्न होगा। ज़्यादा उत्पन्न नहीं होगा, मगर इतनी का नाम है वो केवल एक आदमी का काम और 5 लोग लगे रहते हैं। इस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें कार्य मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत कार्य में लोग लगे होते हैं। उदाहरणतः किसी कार्य में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये 3 लोग भी उसी खेत पर कार्य करते हैं जिस पर 5 लोग कार्य करते हैं। इन तीनों के द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों के द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। यदि तीनों लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के कार्य की आवश्यकता है, और ये 3 अतिरिक्त लोग ही प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। शहरी बेरोजगारी।
शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी को मुख्यतः दो श्रेणियों में शिक्षित बेरोजगारी यानी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और औद्योगिक बेरोजगारी यानी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में विभाजित किया जाता है। शिक्षित बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा रोजगार न प्राप्त कर पाना शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। ऐसे श्रमिक जिनके शिक्षण प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन उपयोग किए जाते हैं तथा इन श्रमिकों को कार्य दक्षता भी अन्य श्रमिकों से अधिक होती है, ऐसे रोजगार विहीन श्रमिकों को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। औद्योगिक बेरोजगारी में वे लोग शामिल होते हैं जो तकनीकी या गैर तकनीकी रूप से कार्य करने की क्षमता और दक्षता तो रखते हैं परंतु बेरोजगार होते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। पंचवर्षीय योजना में आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई, जबकि आर्थिक विकास की दर उपयुक्त मात्रा में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में असमर्थ रही। तो ऐसी हालत में क्या होगा, आपका औद्योगिक बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि लोग काम करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, उद्योगों का उतना विकास होगा नहीं। रोजगार की तलाश में बड़ी मात्रा में ग्रामीणों का शहरी क्षेत्रों में प्रवासन होता रहता है। इसी कारण शहरों में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ती रहती है। देश में औद्योगिक बेरोजगारी में वृद्धि का कारण औद्योगिकरण की धीमी प्रक्रिया तथा अनुपयुक्त तकनीकी का प्रयोग है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी। भारत में शहरों तथा गांवों दोनों में निम्नलिखित प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी इसमें होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी यह अवस्था है जिसमें मजदूरी प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने नहीं चाहते हैं। मजदूर जो होते हैं वो प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य नहीं करना चाहते हैं। पी दिलाई के अनुसार ऐच्छिक बेरोजगारी की अवस्था तब होती है जब सक्षम श्रमिक प्रचलित मजदूरी या उससे थोड़ी भी कम मजदूरी स्वीकार करना नहीं चाहते। अनैच्छिक बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने को तैयार है परंतु फिर भी उन्हें कार्य नहीं मिलता। अर्थशास्त्री किन्स के अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से कम वास्तविक मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता। इस प्रकार की बेरोजगारी खेतिहर मजदूरों, शिक्षित व्यक्तियों, उन लोगों में पाई जाती है जो गांव से शहरों में रोजगार के लिए आते हैं परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिलता। संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वह अवस्था है जहां भौतिक, वित्तीय और मानवीय संरचनाओं की कमजोर स्थिति के कारण बेरोजगारी आती है। भौतिक संरचना फिजिकल स्ट्रक्चर में परिवहन तथा बिजली की कमी, वित्तीय संरचना में राष्ट्र में निवेश का अभाव तथा मानवीय संरचना में कौशल, ज्ञान एवं तकनीकी की कमी को शामिल किया जाता है। अल्पकालिक बेरोजगारी। अल्प रोजगारी वह अवस्था है जहां कोई व्यक्ति पूरे वर्ष में कुछ ही महीनों के लिए बेरोजगार रहता है। किसी उच्च व्यक्ति को निम्न योग्यता का कार्य करने के लिए को भी इस स्थिति में रखा जाता है। उदाहरण स्वरूप स्नातक उत्तीर्ण व्यक्ति को 10वीं के स्तर का रोजगार मिलना अल्प रोजगार कहलाता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वह व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है तो वह दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में बेरोजगार हो जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी का संबंध विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से है। यहाँ रोजगार के अवसरों का आधिक्य होता है। यह उत्पादन की मांग में कमी के कारण आई रोजगारहीनता के रूप में भी दर्ज की जाती है। चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है तथा रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। जब अर्थव्यवस्था मंदी का दौर होता है तो उत्पादन कम होता है और लोगों की आवश्यकताएं कम होती हैं, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी के कारण मुख्य निम्नलिखित हैं। जनसंख्या वृद्धि। पहला तो कारण भारत में बेरोजगारी का जनसंख्या वृद्धि। वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102.8 करोड़ थी, जो कि 2011 में तीव्र गति से बढ़कर कितनी हो गई? 121 करोड़। एक अनुमान के अनुसार जनवरी 2024 में भारत की जनसंख्या 143.6 करोड़ है। इतनी विशाल जनसंख्या के लिए रोजगार का सृजन अर्थव्यवस्था के समूह की एक बड़ी चुनौती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लोग सोचते हैं नहीं, बच्चे वो इतनी पैदा करते जाते हैं। अरे भाई, पैदा करने का कोई तो लगता नहीं है, टैक्स लगता नहीं है, तो जितना मन करो उतना छर भर पैदा कर दो, उसके बाद जो भी होगा वो देखा ही जाएगा। खैर, अब सुधार आ रहा है। जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही हैं वैसे वैसे अब उतना ज़्यादा बच्चे पैदा करने को वो भी प्राथमिकता नहीं दे रही हैं। सिंचाई सुविधाओं में कमी। भारत में सिंचाई के अभाव में अधिकांश भूमि पर मात्र एक ही फसल का उत्पादन संभव हो पाता है, जिसके कारण किसानों को अधिक समय तक बेरोजगार रहना पड़ता है। कम बचत तथा निवेश। लोअर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्याप्त पूंजी का अभाव है। जो पूंजी है इसका निवेश समुचित प्रकार से नहीं किया जा रहा। पूंजी का अधिकांश भाग वृहद उद्योगों में निवेश किया जा रहा है। श्रमिकों की गतिशीलता में कमी। भारत के अंतर्गत श्रमिकों की गतिशीलता में कमी आई। अनेक परिवार सामाजिक रूढ़िवादिता के चलते रोजगार वाले दूर स्थानों पर जाने के लिए तैयार नहीं होते। श्रम की गतिशीलता में यह कमी बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाती है। रोजगार विहीन आर्थिक विकास। और कौन से कारण है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च विकास दर होने के बावजूद जनसंख्या के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते, जो कि रोजगार विहीन आर्थिक विकास की स्थिति का घोतक है।
कुटीर व लघु उद्योगों का निम्न विकास, जो छोटे उद्योग हैं उनका विकास नहीं होता है। जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग रोजगार एवं आय के महत्वपूर्ण साधन है, किंतु उनके विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए ये उद्योग रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने में असफल रहे। भारत में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में सुझाव। भारत में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। पूंजी निर्माण, पहला सुझाव है कि पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि तथा पूंजी उत्पाद में कमी आनी चाहिए। लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में बहुफसली पद्धति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर आपका सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। रोजगार सृजन के लिए कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार के द्वारा चलाए गए निर्धनता एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम, ये एक एक करके जो योजनाएं चलाई गई हैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए, उनको हम लोग देखते हैं। पहली योजना है हम लोगों की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये कब शुरू की थी? 1 जून 2020 को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई, जिसे पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जाना जाता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा इसके परिणाम स्वरूप लगाए गए लॉकडाउन से पथ विक्रेताओं तथा रेहड़ी वालों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना है। इस योजना का कार्यकाल मार्च 2022 तक निर्धारित किया गया था, किंतु अब इसका विस्तार दिसंबर 2024 तक के लिए कर दिया गया, यानी कि अभी ये खत्म हो चुकी है। इसके अंतर्गत 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु साझेदारी संस्थान है। फिर आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो देखा होगा शेर, घड़ी की सुइयों की तरह बना रहता है, उसमें शेर दौड़ता रहता है, वही उसी का लोगो है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मई 2020 को कोरोना संकट के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत का पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया। यह योजना वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देती है। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया गया है। इस मिशन को 2 चरणों में लागू किया गया। प्रथम चरण है, इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया गया, जिससे स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। द्वितीय चरण है, इस चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया गया। फिर अगली योजना हम लोगों की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। भारत सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2016 से मार्च 2017 के लिए चलाया था, परंतु इसे दिसंबर 2023 में अगले 5 वर्षों अर्थात 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत इस योजना में प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज और अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज, चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3 रुपये और 2 रुपये और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से देने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के द्वारा 75% ग्रामीण और 50% तक शहरी जनसंख्या को लाभ प्राप्त हो सकता है। फिर अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये कब शुरू की गई थी? 1 मई 2016 को। ये योजनाएं याद रखिएगा, योजनाएं आता है, योजनाओं से बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों में भोजन पकाने के लिए लकड़ी के प्रयोग को समाप्त करना। यह योजना 5 करोड़ गरीब परिवारों को लाभान्वित किया गया है। अभी तक 5 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। गरीबी के विरुद्ध संघर्ष और बेहतर रोजगार अवसर के लिए युवाओं को कुशल बनाने के उद्देश्य से 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत करी गई। इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना, इसके लिए औद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर अगली है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई? ये शुरू की गई 1 जून 2015 को। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन के लाभ के दायरे में लाना है। इस योजना के माध्यम से भारतीय नागरिकों को बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था में अभाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर अगली योजना दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना। इस योजना का आरंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए मांग आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से खुदरा, आतिथ्य, स्वास्थ्य, निर्माण, ऑटोमोबाइल, बिजली आदि व्यवसाय में अनेक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण किया जाना शामिल है। फिर अगली हम लोगों की इंपॉर्टेंट योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये कब शुरू की गई? 28 अगस्त 2014 को। इसके अंतर्गत बैंक खातों को खोला गया। प्रत्येक खाताधारक को 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत देश भर के बैंकों में 3.02 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जिसमें 1500 करोड़ की राशि जमा है। जीरो बैलेंस के साथ रुपये डेबिट कार्ड भी खाताधारकों को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस मिशन की शुरुआत 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें लगातार तब तक संपोषित करना और सहायता देना जब तक कि वे दयनीय गरीबी से बाहर नहीं आते। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना की शुरुआत 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। फिर हम लोगों का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी कि मनरेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है और काफ़ी हेल्पफुल योजना थी जो गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में बहुत सहायता करी।
इसको मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार ने लाई थी। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक घर के लिए रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य सतत विकास में सहायता करना, जिससे सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी की कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के अंतर्गत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को वर्ष 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक कार्य के इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का आरंभ वर्ष 2000 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त और निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यह योजना 1993 में प्रारंभ की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगारी युवकों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। इस योजना के माध्यम से लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है। देखिए, अतिरिक्त तथ्य में आपका तमिलनाडु बोर्ड और NIOS की बुक का दिया। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी कि विस्केस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत किसने दिया था? नर्क्स ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार अविकसित विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में एक चक्रीय संबंध पाया जाता है जो विकास का निम्न स्तर बनाए रखता है। यह मांग और पूर्ति दोनों पक्षों में संबंधित होता है। से का बाजार नियम, यानी से लॉ ऑफ मार्केट, रोजगार संबंधित एक प्रमुख सिद्धांत है जिसके अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है और इसका प्रतिपादन क्लासिकल अर्थशास्त्री JB से ने किया था। रोजगार तथा आय का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? JM किन्स ने किया था। इन्होंने समग्र प्रभावी मांग के आधार पर अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर की व्याख्या करी थी। ठीक है, इस तरीके से हमारा खत्म होता है। और अगले जो 5वां और 6वां चैप्टर है, अभी फ़िलहाल के लिए 4 ही चैप्टर इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। बाकी का जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें मैं अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 यानी कि ग्रामीण और नगरीय विकास, कृषि और उद्योग और औद्योगिक नीति वाले जो चैप्टर है उनको इंक्लूड करूँगा। टोटल आपका ये 4 पार्ट में इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।